Hello students, I am Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last and share this video more and more for those students who are not able to afford coaching classes. आज जो है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि क्लास 11th का पहला चैप्टर है, उसमें हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आज पार्ट 2 होगा। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, तो आज हम पार्ट 2 भाग में पढ़ेंगे सार्थक अंक एंड यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है? किसी अभिलिखित अभिलिखित को हम रिपोर्टेड या रिकॉर्डेड, किसी अभिलिखित वैज्ञानिक माप में निहित निश्चित अंक एवं अंतिम आकलित यानी एस्टिमेटेड अंतिम आकलित या अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ये जो है ये आपका किसी अभिलिखित रिपोर्टेड वैज्ञानिक माप में निहित निश्चित अंक एवं अंतिम आकलित या अनिश्चित अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको बताएंगे, जैसे मान लो ये है 235, इसमें सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 3। जैसे अगर मान लो 3.235, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3 और 3 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि किसी संख्या में जितने अधिक सार्थक अंक होते हैं उसकी एक्यूरेसी जो है उसकी विश्वसनीयता जो है उतनी ही अधिक होती है। जैसे अगर मान लीजिए ये 349.235 है, अगर ये 349.2 रहता तो इसमें सार्थक अंक 4, 349.23 रहता तो इसमें सार्थक अंक 5। ये देखिए यहाँ पर ये जो है इसमें ये 4 है सार्थक अंक, 5 है, बताएंगे नियम भी बताएंगे, ये 6 है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय अंक कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसमें अधिक सार्थक अंक है। अब देखिए सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम या सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर हम किसी भी संख्या में ये जान जाएंगे कि उस संख्या में सार्थक अंक नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो यहाँ पर जैसे हम इसके रूल के बारे में जानेंगे। किसके रूल के बारे में? सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल के बारे में। रूल नंबर 1 आप ले लीजिए, सभी अशून्य अंक नॉन जीरो, सभी अशून्य अंक, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये देखिए जैसे 375, ये जो है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की
संख्या कितनी है जी? 3 है। मान लो यहाँ पर 72.837, इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 5। यहाँ देखिए जैसे ये 22 है, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 2 है। जैसे इसमें अगर मान लो 4 कुछ भी ले लो, 0.35, सार्थक अंक कितने हैं? 5 है। यानी कहता है सभी अशून्य, अशून्य का मतलब जो शून्य न हो, नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो होते हैं वे सार्थक अंक होते हैं। के दूसरा नियम क्या है? जैसे अशून्य अंकों के बीच स्थित शून्य अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये देखिए 101 में सार्थक अंक की संख्या 3, जीरो है उसके बावजूद नॉन जीरो के बीच में है। यहाँ देखिए जैसे 0.05 में सार्थक अंक की संख्या 9508.7 में सार्थक अंक की संख्या 32516, 303 में सार्थक अंक की संख्या क्या है? यहाँ पर आप देखिए दो अशून्य अंकों के बीच, यहाँ पर अशून्य अंकों के बीच है ये 0, इसलिए ये क्या हो जाएगा? सार्थक अंक हो जाएगा। तीसरा देखो, जैसे अशून्य अंक के पहले यानी बाएं स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। अशून्य अंक के पहले जैसे 0.0012 में सार्थक अंक की संख्या, ये देखिए यहाँ पर ये अशून्य अंक के पहले आया है 0, इसलिए सार्थक अंक नहीं है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका 0.0012 या 725 कुछ भी ले सकते हैं। सार्थक अंक कितने हैं? 3। यहाँ पर अशून्य अंक के पहले स्थित यानी बाएं स्थित, पहले यानी बाएं स्थित शून्य अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तब ये जो है, तो फिर ये 0 लगा क्यों है? ये 0 केवल ये बताने के लिए लगा है 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है। यानी ऐसा दशमलव, ऐसे जो 0 होते हैं ये सिर्फ दशमलव के स्थान को व्यक्त करने के लिए लगाए जाते हैं, अतः ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो है ये ध्यान रखना है कि अशून्य अंक के पहले यानी बाएं, और चौथा में देखिए अशून्य अंक के अगर दाएं हों, अशून्य अंक के बाद का मतलब दाहिने दाएं स्थित शून्य SF होते हैं। जैसे मान लीजिए 15.05 में SF की संख्या कितनी होती है जी? 2 1 3 1 4। ये जो है यहाँ पर अशून्य अंक के बाद, यहाँ पर अशून्य अंक के बाद ऐसे भी देख सकते हो, जैसे 0.200 में सार्थक अंक की संख्या 3 अशून्य अंक के दाईं ओर आया है
अशून्य अंक के दाईं ओर आया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये सार्थक अंक। जैसे 0.350, यहाँ एक और जीरो दे दो, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हो गए, 4। यानी अशून्य अंक के बाद आया है, यहाँ पर भी अशून्य अंक के बाद आया है, इसलिए क्या होगा, ये जो है क्या हो जाएगा, ये सिर्फ सार्थक अंक अशून्य अंक के बाद स्थित शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये जो है, जबकि अन्य संख्याओं में जो शून्य अगर किसी संख्या के बाद आते हैं, जैसे मान लो यहाँ देखिए 20 में सार्थक अंक की संख्या 1 है, ये ध्यान रखना है। ये जो है यहाँ पर जैसे 200, इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ दशमलव नहीं दिया गया है। यानी ये जो कहता है अशून्य अंक के बाद यानी दाएं स्थित, ये किसके लिए है, दशमलव वाली संख्या के लिए, जिसमें दशमलव न हो। जैसे अगर मान लो ये है तुम्हारा 3500, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। न कि ये आप कितना भी बड़ा संख्या ले लो, सार्थक अंक केवल ये 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव नहीं है। अगर यहाँ पर दशमलव आ जाता तो ये क्या हो जाता, देख रहे हो, दशमलव के बाद अशून्य है और अशून्य के दाएं 0 है, अतः सभी अंक क्या हो जाते हैं, सार्थक अंक। तो इसको उतार लो। सार्थक अंक निकालने का 5वां नियम, एग्जैक्ट संख्याओं में एग्जैक्ट संख्याओं में सिग्निफिकेंट फिगर्स अनंत होते हैं। अनंत ऐसे भी लिख सकते, अनंत होते हैं। ये देखिए ध्यान से, सिग्निफिकेंट फिगर्स अनंत होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए 20 है, 20 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितनी है जी, 1। अगर यहाँ दशमलव लगा देते हो तो कितना हो जाएगा, 2। अगर यहाँ पर ये देखिए कितना हो गया, 3। 20.0 कितना हो गया, ये देखिए 4। 20.000 ये जो है कितना हो गया, 5। यानी एग्जैक्ट ये संख्या कितनी है, 20। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 है। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि दशमलव के दाएं स्थित जो शून्य होते हैं वे भी सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पर ये 20 है, लेकिन सार्थक अंक की संख्या 1 है। जैसे यहाँ देखिए, मान लो ये है आपका 300, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 1। लेकिन अगर यही आपका ये हो जाएगा तो सार्थक अंक कितने हैं, 3। अगर ये आपका, तो सार्थक अंक 4। 300.00 सार्थक अंक 5। ये जो है अगर सार्थक अंक 6। यहाँ पर देखो कि कहता एग्जैक्ट संख्या, ये जो है 300, ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300, लेकिन सार्थक अंक की संख्या अनंत होती है। इसलिए कहा गया है कि एग्जैक्ट संख्याओं में सार्थक अंक अनंत होते हैं। अब यहाँ पर इसका एक और नियम है, लास्ट नियम 6ठा, वैज्ञानिक संकेतन में। ये जो है आपका 6 नंबर वैज्ञानिक संकेतन पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। उसमें जब वैज्ञानिक संकेतन जो पढ़ाए हैं, हालांकि उसमें हम ये वहाँ
चैप्टर का नाम नहीं दिए हैं, ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक संकेतन, जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कहते हैं, उसका एक अलग से वीडियो लेक्चर है। तो इसमें वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन या एक्सपोनेंशियल नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन संख्याओं में सिर्फ डिजिट टर्म ही सार्थक अंक होते हैं, जबकि 10 to the power n यानी 10 के घातांक साइंटिफिक फिगर्स नहीं होते हैं। आपको याद होगा, हम जो आपको साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाए हैं उस वीडियो में n इंटू 10 to the power n, ये n क्या है? यही n है आपका डिजिट टर्म, और ये वाला क्या है? ये है आपका एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंट। इसीलिए इसको साइंटिफिक नोटेशन को एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो है n क्या है? डिजिट टर्म है, ध्यान रखना। ये जो n है ये है आपका डिजिट टर्म, और 10 to the power n क्या है? एक्सपोनेंट। तो n जो होता है वह मान लीजिए 1.00 से 9.99 तक होता है। अब यहाँ पर ये जो है, अगर इसमें और भी चेंजिंग कर सकते हो, जैसे साइंटिफिक नोटेशन में का मतलब ये है कि बाईं ओर से एक अशून्य अंक के बाद दशमलव, चाहे वह 2.34 हो जाए, 3.79 हो जाए, लेकिन बाएं अंक से एक अंक के बाद ही दशमलव होता है। अब कहिए आपके 0.56, ये वैज्ञानिक संकेतन नहीं है। वैज्ञानिक संकेतन में अगर इस संख्या को लिखना है तो क्या लिखोगे? 5.6, दशमलव को एक अंक दाईं ओर लाए हो तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर -1, जो कि वैज्ञानिक संकेतन में पढ़ा चुके हैं, इसलिए यहाँ डिस्कस करना उचित नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है, इसमें क्या होगा? अब यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, जैसे मान लो 3.89 गुणे 10 के पावर 7 में सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या, देख लो 1 2 3, इसको तो काउंट ही नहीं करना है, सिर्फ इसे करना है। जैसे बी में ले लो कुछ और एग्जाम्पल, मान लीजिए 7.3045, कुछ भी 10 to the power 15 में SF की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगी आपका कितना? 5 हो जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल, यानी ये क्या है? n है, जो एक्सपोनेंट के बाईं ओर जो संख्या है वो n है, जिसको क्या कहते हैं? डिजिट टर्म कहते हैं। यही डिजिट टर्म जो है वैज्ञानिक संकेतन का डिजिट टर्म ही क्या होता है? साइंटिफिक फिगर होता है। यहाँ पर कोई भी फिगर ले लीजिए, जैसे 1.039 इंटू 10 to the power -10, इसमें क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या, बोलिए 1 2 3 4। तो अब हमें लगता है कि आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन में भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये आपका रहा सिग्निफिकेंट फिगर्स के नियम। अब हम इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम 1 2 एग्जाम्पल जोड़, घटाव, गुणा और भाग का देख लेते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये आपका जोड़ है, ये घटाव है, ये गुणा है, ये भाग है। देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स
में कैसे जोड़ घटाव गुणा भाग होता है। जैसे इसको जोड़ दीजिए, 4 3 2 5 1 2 4 3 3 6 8 7 2 9 3 12। यहाँ पर देखो ये तुम्हारा, इसमें हम तो जोड़ दिए, इतना आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें और इसमें तीनों में दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। सबसे कम किसमें है, यहाँ पर जो सबसे कम होता है उतना ही आंसर के बाद, आंसर वाला जो रिजल्ट है आपका, उसमें यहाँ पर हम आंसर कितना लिखेंगे, ये देखिए 12.84। ये यहाँ पर ये आपका हो गया फाइनल। क्यों? क्योंकि इन तीनों संख्याओं में इसमें दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पर जिसमें सबसे कम अंक हो उससे अधिक नहीं होना चाहिए आंसर में। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, कितना पे ले आ देंगे, दशमलव के बाद 2 अंक पर। यहाँ देखो इसको घटा लो, ये हो गया 5, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, और ये रहा आपका 14, ये हो गया 9, और ये हो गया 6। अब ध्यान दो, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक। तब आप सोच सकते हैं यहाँ बहुत ही आसान है ये। इसमें क्या होगा, दशमलव के बाद आंसर में भी हम दशमलव के बाद 2 अंक ही रखेंगे, यानी आपका आंसर 69.135 ना होकर 69.13 होगा। क्योंकि इन दोनों संख्याओं में दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक हैं उतना ही आंसर में भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक, इसको नहीं लेंगे जिसमें सबसे कम हो। ये तो रहा हमारा जोड़ और घटाव में क्या देखेंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं। लेकिन गुणा और भाग में इसमें क्या देखना है, इसमें यह देखना है कि सबसे कम सार्थक अंक किसमें है। सबसे कम सार्थक अंक यहाँ पर देखो, यहाँ पर सार्थक अंक 3, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 3 2 5, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये आपका रिजल्ट है इसमें गुणा करने पर। अब यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 3 वाला, क्योंकि ये जो है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स, सार्थक अंक की संख्या 3, इसमें 4, यहाँ दशमलव कहाँ है देखिए ध्यान से, अशून्य के बाएं है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। 4 अंक, इसमें 5 अंक, इसमें 6 अंक, रिजल्ट वाला में 6 अंक है, नहीं लेंगे। कितना लेंगे, 3, बिल्कुल 3 ही लेंगे। यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 6.26। अब आप सार्थक अंक देख लीजिए कितना है जी, 3 है। 1 2 3 सार्थक अंक 3, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक, इसमें क्या ले रहे थे, दशमलव के बाद जिसमें सबसे कम अंक हो, आंसर में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक आते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे कम सार्थक अंक की संख्या। अब यहाँ देखो सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितना है, ये डिवाइड है, भाग है 2, और यहाँ पर इसमें कितना है, इसमें तुम्हारा 4 है, इसमें कितना है, इसमें तुम्हारा 5 है। ये देखिए अब हमारा आंसर यही है ना। अब हम आंसर में क्या करेंगे, जो सबसे न्यूनतम सार्थक अंक हो, कितना है सार्थक अंक, न्यूनतम 2 है, तो आंसर भी हमारा 2 ही आना चाहिए। सार्थक अंक कितना होगा, 0.14। ये आपका रहा आंसर, क्योंकि सार्थक अंक 2 है जो कि न्यूनतम के बराबर है। यानी यहाँ पर एक संख्या में 2 है, एक संख्या में 4 है, तो जो रिजल्ट आएगा, ये जो न्यूनतम संख्या है सार्थक अंक की, आंसर वाले में उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये रहा आपका सार्थक अंक का जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगला टॉपिक डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय विश्लेषण, जिसको कि हम यूनिट फैक्टर मेथड भी बोलते हैं। ये क्या है, विमीय विश्लेषण, किसी गणना में
विभिन्न भौतिक राशियों की विमाओं का अगर उपयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? विमीय विश्लेषण। कुछ नहीं है इसमें, इसका डिफिनीशन बहुत सिंपल है कि यदि कोई गणना हो और उसमें यदि विभिन्न भौतिक राशियों का उपयोग भी शामिल हो तो उसको हम कहते हैं विमीय विश्लेषण। इसमें होता क्या है कि किसी भौतिक राशि के एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलते हैं। अगर मान लीजिए आपका किलोग्राम में दिया हुआ है, मान लीजिए 5 किलोग्राम को मिलीग्राम में बदलना है, यही तो है, एक यूनिट से दूसरे यूनिट। अगर मान लीजिए आपको दिया है 10 लाख सेकंड, इसको कह रहा है कितने दिन होंगे इसमें 10 लाख सेकंड में, तो ये क्या है, सेकंड से कहाँ चले गए आप, दिन में। ठीक है, किलोमीटर को मिलीमीटर में, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, ये जो है इसको क्या कहते हैं हम, ये कहते हैं विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। जैसे यहाँ पर परिभाषा बिल्कुल क्लियर है कि क्या पढ़ा है अभी आपको यहाँ पर कि किसी भी गणना में यदि विभिन्न भौतिक राशियों का उपयोग भी शामिल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी बीमा को, यदि किसी गणना में विभिन्न भौतिक राशियों के बीमा का उपयोग होता है तो उसको हम कहते हैं विमीय विश्लेषण। सिंपल, आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर पहले समझिए। जैसे मान लो एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 आवर्स होता है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, एक दिन बराबर, इसको हम क्या करेंगे, एक दिन बटा में 24 आवर्स बराबर ये क्या होगा, 1 होगा। अब देखो, या 24 आवर्स बटा में, ये देखिए ये कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है तो ये कट करके 1 हो जाएगा। 24 घंटा में एक दिन होता है, ये भी कट करके 1 हो जाएगा। तो ये जो है आपका, अब आइए जैसे यहाँ पर इसको ए ले लीजिए, मान लो बी ले लो। अगर 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर, तो हम यहाँ पर 1 किलोमीटर और ये 1000 मीटर बराबर 1, और ये 1000 मीटर बटा में 1 किलोमीटर, क्या ये दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों, ये 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ये कट करके 1 बचेगा, ये भी कट करके 1 बचेगा, इसलिए कोई अंतर नहीं है। अब आइए जैसे मान लो, जैसे 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं, 2.205 LB पाउंड। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये जो है 1 किलोग्राम बटा में 2.205, 1 और ये 2, ये LB हो जाएगा पाउंड, और 2.205 LB बटा में 1 केजी, ये 1 केजी बराबर इतना पाउंड, तो 1 केजी बटा में इतना कट जाएगा, 1 बचेगा। या बटा अगर ऊपर में करते हो 2.205 LB पाउंड बटा में 1 केजी, ये भी कट करके क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह का जो है फैक्टर अभी हम आगे बताएंगे आपको। जैसे अगर मान लो ये आपका एक और ले लो, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर, ये बता चुके हैं। जैसे हम अगर किलोग्राम पर लेते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 किलोग्राम, ये 1000 ग्राम 1 आएगा, या ऊपर में 1000 ग्राम कर दो, या नीचे में 1 केजी। क्या ये इसमें और इसमें कोई अंतर है? नहीं है, कोई अंतर नहीं है, ये ध्यान रखिए। जैसे अगर 1 इंच बराबर 2.54 क्या सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 1 इंच बटा में 2.54 सेंटीमीटर, या 2.54 सेंटीमीटर बटा में 1 इंच कर दो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये भी कट करके 1 आएगा, ये भी कट करके 1 आएगा। जैसे आपको पता है 1 फीट में, शॉर्ट में लिखते हैं, 1 फीट में कितना होता है, 12 इंच। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, 1 फीट बटा में 12 इंच बराबर 1, और
यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 12 इंच बटा में 1 फीट। तो ये और ये दोनों सेम है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अब हम डायरेक्ट इसके हम कन्वर्सन पे आ जाते हैं। अब देखो, जैसे इसमें ले लो 10 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलें, या 10 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है। ये देखिए, ये 10 किलोमीटर यहाँ पर एक बार और लिख दो। अब ये जो है किलोमीटर, हमें किलोमीटर हटाना है, मिलीमीटर लाना है। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में क्या होता है जी, 1000 मीटर। ठीक है, या एक तरह से और डिटेल्स पढ़ा देते हैं आपको, थोड़ा आपको डिटेल्स बता देते हैं। पहले हम क्या करेंगे इसको, ये देखिए, वैसे आपको पता है ये जो है 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। और 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर मिलीमीटर में हमको निकालना है। तो ये जो है आपका 10 किलोमीटर बराबर, ये 10 किलोमीटर, किलोमीटर को नीचे रखेंगे। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है जी, 1000 मीटर। ये गुणा है। अब आइए मीटर को यहाँ नीचे रखिए। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर को नीचे करो। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर मीटर, किलोमीटर किलोमीटर, बच क्या गया, मिलीमीटर। यहाँ है तुम्हारा क्या, 10 किलोमीटर बराबर, ये क्या है 10, ये क्या है 1000, 100, 10 मिलीमीटर। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 3 4 4 2 6 1 7 10 के पावर 7 मिलीमीटर। यानी यहाँ पर वैज्ञानिक संकेतन में लिखना चाहते हो तो इसको 1.00 10 के पावर 7 मिलीमीटर। ठीक है, ये जो है आपका किलोमीटर को मिलीमीटर में। अगर मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है दूसरा, मान लो 100 पाउंड है, 100 पाउंड को किलोग्राम में बदलें। 100 पाउंड आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर 2.205 LB होता है ना। तो ये जो है आपका 100 LB बराबर, एक बार फिर से लिखेंगे LB यानी पाउंड। अब देखो यहाँ पर नीचे हम पाउंड लिखेंगे, कितना होता है 2.205 LB। इतना बराबर क्या होता है, किलोग्राम। LB से LB कट गया, ध्यान दीजिए क्या बच गया, किलोग्राम। हमें पाउंड दिया गया था, किलोग्राम निकालना था, तो हमारा किलोग्राम LB कट गया, किलोग्राम बच गया। कितना हो गया ये 100 बटा में 2.205, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोग्राम। जितना आएगा आप उसका आंसर लिख दोगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे मान लो एक टन को तुम ग्राम में बदलो, ग्राम में बदलें। तो ये जो है सबसे पहले 1 टन बराबर होता कितना है, 10 क्विंटल। 10 क्विंटल और एक क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 केजी। और 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। तो ये जो है आपको टन को किस में बदलना है, ग्राम में। 1 टन दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 टन बराबर, फिर एक बार लिखेंगे 1 टन, ई नहीं रहेगा, 1 टन। ठीक है, 1 टन। और ये जो है नीचे हम इसको कर देंगे 1 टन। 1 टन में कितना क्विंटल,
10 क्विंटल। और फिर यहाँ पर ये देखिए 1 क्विंटल में कितना होता है, यहाँ एक क्विंटल में होता है कितना, 100 केजी। और 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम। ये टन, क्विंटल, केजी, क्या बच गया, ग्राम। तो ये हो गया कितना, ऊपर में कितना है, 10 गुणा में 100 गुणा में 1000 ग्राम, यानी 3, 5, 1, 6, 10 के पावर 6 ग्राम। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1.00 या 1.0 भी लिख सकते हो, 10 के पावर 6 ग्राम, यानी 1 टन में इतना ग्राम होता है। देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल था ना, यहाँ पर जैसे 30 दिन में कितने सेकंड्स होंगे। बहुत सिंपल है, एक दिन में कितना होता है, 24 आवर्स। 1 आवर में, 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। अब जो है आप 30 दिन को फटाफट के कर दीजिए 3 डेज, तो ये जो है 30 डे। अब आइए, एक दिन को हटाना है तो हम दिन को नीचे रख करके कटा देंगे और सेकंड ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो है आपका 30 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे, 24, यहाँ आवर लिखें। और 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। अब ये देखो, मिनट, आवर, डे, क्या बच गया, सेकंड। 30 गुणा में 24 गुणा में 60 गुणा में 60 सेकंड गुणा करके आप जो भी आएगा आपका ये आंसर हो जाएगा। जैसे एक और ले लीजिए, मान लो 10 किलोमीटर को इंच में बदलें। यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 मीटर को हम यहाँ यार्ड में बदलें, 1.094 यार्ड, गज। और 1 गज में होता है आपका, 1 गज में यहाँ लिखते हैं, 1 गज में होता है 12 इंच। तो अब जो है आपका 10 किलोमीटर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर, ये हो जाएगा 1000 मीटर, ये हो जाएगा 1 मीटर, एक मान लो 094 यार्ड, और ये हो जाएगा 1 यार्ड। तो इंच कितना, 1 यार्ड में 12 इंच। इंच हमको चाहिए, किलोमीटर दिया गया है। ये देखिए किलोमीटर कट गया, मीटर भी कट गया, यार्ड भी कट गया, बच क्या गया, यानी 10 गुणा में 1000, 1.094 गुणे 12 इंच, गुणा करने पर जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है कि यहाँ पर इसी को हम कहते हैं बीमीय विश्लेषण। हमने क्या बताया आपको कि अगर किसी कैलकुलेशन में अगर भिन्न भिन्न भौतिक राशियों की बीमाओं का उपयोग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीमीय विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। इसी को हम यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। वो रहेगा आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 3, ये रहा आपका पार्ट 2। और स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को, सारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे नहीं जानते हैं, ऐसे भी जो बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको आप बता दीजिए। और सारे वीडियो का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। और एक चीज़ और, फेसबुक पेज जो है, मेरा फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर दें,
ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके ये वीडियो, जिससे बच्चे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।